अब वक्फ की ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर लिया है, 12 साल तक वक्फ बोर्ड ने चैलेंज नहीं किया तो ज़मीन जिसने कब्जा किया उसकी हो जाएगी। तो ये भू माफिया को फेवर करता है। ये विड्रॉ जो प्रॉपर्टी वक्फ के इस्तेमाल में आ रही है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, मदरसा है, दरगाह है, तो उसके पास कागज हो या ना हो, वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, वो ज़मीन वक्फ की ज़मीन मानी जाए। रजिस्ट्रेशन के लिए एक पेपर होते तो रजिस्टर्ड हो चुके हो तब तक वो, तो वो इस तरह से वो चीज़ भी हाथ से निकल जाएगी। ऐसी प्रॉपर्टी 8 लाख मस्जिदें हैं, जिसमें से 4 लाख मस्जिदें इसी कैटेगरी में आती कि ये पूरे वक्फ कानून पर स्टे लगाया गया है जब तक कि इस पर बहस चलती है। ये जो कानून में संशोधन किया गया है, इसने संविधान के बाज़ फंडामेंटल राइट को बुरी तरह क्रश किया है। ये वक्फ का जो प्रोविजन लाया गया था, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, डिस्क्रिमिनेटरी है और मुसलमानों की औकाफ को छीनने की एक कोशिश है। जो सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने ये बात रखी कि हम 2 चीज़ों पर आपको अश्योरेंस देते हैं कि इसमें हम ये जो एक्ट है इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, चाहे वो वक्फ बाय यूज़र के कैटेगरी में आती हो, चाहे वो रजिस्टर्ड वक्फ हो, चाहे वो नोटिफाइड हो, चाहे नॉट नोटिफाइड हो, उन पर ये कानून इंटरिम तौर पे नाफिज नहीं होगा, इम्प्लीमेंट नहीं होगा। दोस्तों और साथियों, इस वक्त में आप जानते हैं कि वक्फ एक्ट में जो संशोधन किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, देश के सामने भी और मीडिया के सामने भी। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक बात कही है। उसको ये समझा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोविजंस पर स्टे लगाया है। ये बात सही है कि एक दिन पहले अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता तो शायद सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट तौर पे कुछ सेक्शंस पे इंटरिम स्टे लगा देता, लेकिन सरकार ने उसमें हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करके ये बात कही कि हम 8 दिन में अपना पक्ष रखेंगे, आप 8 दिन तक के इसको आगे बढ़ाइए। लेकिन 8 दिन तक के वो आगे बढ़ाने के बजाय अगले दिन उसको पर सुनवाई हुई है और अगले दिन सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने ये बात रखी कि हम 2 चीज़ों पर आपको अश्योरेंस देते हैं कि इसमें हम ये जो एक्ट है इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। एक बात ये थी कि ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, चाहे वो वक्फ बाय यूज़र के कैटेगरी में आती हो, चाहे वो रजिस्टर्ड वक्फ हो, चाहे वो नोटिफाइड हो, चाहे नॉट नोटिफाइड हो, उन पर ये कानून इंटरिम तौर पे नाफिज नहीं होगा, इम्प्लीमेंट नहीं होगा अगली तारीख तक के। और दूसरी बात ये कि ये जो इसमें सरकार को ये इजाज़त दी गई है कि वो नॉमिनेट करे वक्फ बोर्ड में भी और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी, ये परिधान पर भी हम स्टे लगा कर रखते हैं अगली तारीख तक के। तो वो अंडरटेकिंग कोर्ट ने मानी है और ये कहा कि अगले जो डेट है उस वक्त तक कि ये इंटरिम स्टे रहेगा। हमारा मानना ये है, ज़ाहिर है कि हम जो लोग भी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं वो बुनियादी तौर पे ये बात कहने के लिए गए थे कि ये पूरे वक्फ कानून पर स्टे लगाया गया है जब तक कि इस पे बहस चलती है। देखिए, बात ये समझने की कोशिश कीजिए कि आम तौर पे लोग समझते हैं कि आखिर सरकार ने जो संशोधन किए हैं वो इतने क्या अहम हैं कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी एक तरफ खड़ी हो गई। और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं खड़ी हुई है, पूरा विपक्ष मुसलमानों के साथ खड़ा हो गया और इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी के लोग खड़े हो गए, इसके साथ साथ दूसरे धर्मों के लोग खड़े हो गए। तो ये बात समझनी चाहिए कि आखिर क्या बात हुई है। देखिए, हमारे देश के अंदर ये जो कानून में संशोधन किया गया है, इसने संविधान के बाज़ फंडामेंटल राइट को बुरी तरह क्रश किया है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। इसलिए कि
जो आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, लेकिन इस खास विषय में सरकार ने जो दूसरे इंडोमेंट्स हैं, हिंदू इंडोमेंट्स हैं, सिख इंडोमेंट्स हैं, बौद्ध इंडोमेंट्स हैं, क्रिश्चियन इंडोमेंट्स हैं, उन पर जो प्रोटेक्शन है वो एज इट इज़ बाकी है, लेकिन वक्फ पर, मुस्लिम वक्फ पर जो प्रोटेक्शन थे उन सबको विड्रॉ कर लिया है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है, भेदभाव करता है समुदाय के दरमियान में। वो क्या चीज़ें हैं जो इसको विड्रॉ किया गया है, ये बात भी हमारे सामने रहनी चाहिए। इससे ही आपको ये अंदाज़ा होगा कि आखिर इस पर इतनी वावेला क्यों हो रहा है पूरे देश में। पहली बात ये की है कि इसमें ये कहा गया कि हमारे देश में एक लॉ ऑफ लिमिटेशन है, लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन। वो ये कहता है कि अगर सरकार ने किसी भी आदमी ने किसी और आदमी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, इनक्रोच कर लिया है, तो अगर 12 साल तक उसको चैलेंज नहीं किया गया किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, तो जिसने कब्जा किया वो ज़मीन उसकी हो जाएगी। लेकिन इससे, इस प्रोविज़न से सरकारी ज़मीनें और वक्फ की ज़मीनें, चाहे वो मुस्लिम वक्फ हो, चाहे हिंदू वक्फ हो, चाहे सिख वक्फ हो या ईसाई वक्फ हो, सरकारी ज़मीनें जो हैं, ये जो औकाफ है या वक्फ प्रॉपर्टीज़ है या हिंदू इंडोमेंट है या सिख इंडोमेंट है या बुद्धिस्ट इंडोमेंट्स हैं, उन सबको ये प्रोटेक्शन हासिल था कि उनकी ज़मीन पे 12 साल या 100 साल तक भी किसी ने कब्जा कर लिया तो ज़मीन उसकी नहीं होगी। ये प्रोविज़न वक्फ से विड्रॉ कर लिया गया। अब वक्फ की ज़मीन पे किसी ने कब्जा कर लिया है, 12 साल तक वक्फ बोर्ड ने चैलेंज नहीं किया तो ज़मीन जिसने कब्जा किया उसकी हो जाएगी। तो ये भू माफिया को फेवर करता है ये विड्रॉल। दूसरी बात उसमें ये कही गई है कि एक प्रोविज़न था इसके अंदर वक्फ एक्ट 1995 में कि जो वक्फ बाय यूज़र है, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो वक्फ के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, वहाँ मस्जिद बनी हुई है, कब्रिस्तान बना हुआ है, ईदगाह बनी हुई है, कोई और चीज़ बनी हुई है, अगर वो इस्तेमाल के तौर पे वक्फ है तो फिर वो वक्फ है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, चाहे वो लैंड रिकॉर्ड में हो या रेवेन्यू रिकॉर्ड में हो या ना हो, अगर वो वक्फ के तौर पे इस्तेमाल हो रही है तो वक्फ है। आपके में ये बात होनी चाहिए कि आज से 500 साल पहले, 400 साल पहले, 700 साल पहले अगर कोई ज़मीन किसी को दान दी गई तो उस वक्त कागजात नहीं होते थे कि आप कहें कि रजिस्ट्रेशन, लैंड रिकॉर्ड दिखाइए, रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखाइए। सिर्फ ये मुसलमानों के साथ नहीं है, आप तिरुपति माला मंदिर चले जाइए, आप कितनी बड़ी, जितने पुराने पुराने मंदिर हैं, मठ हैं, गुरुद्वारे हैं, वो उसके पास पेपर्स नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए कहा गया कि जो प्रॉपर्टी वक्फ के इस्तेमाल में आ रही है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, मदरसा है, दरगाह है, तो उसके पास कागज़ हो या ना हो, वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, वो ज़मीन वक्फ की ज़मीन मानी जाएगी। इसमें संशोधन ये कर दिया सरकार ने कि अगर उस पर कोई डिस्प्यूट है तो वो ज़मीन वक्फ की ज़मीन नहीं होगी, नंबर 1। और दूसरी बात ये कि अगर किसी वो ज़मीन जो अब तक इस्तेमाल होती रही वक्फ बाय यूज़र में, अब उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इससे क्या होने वाला है? इससे ये होने वाला है कि हर रोज़ एक नया डिस्प्यूट, आज आप देख रहे हैं खड़ा हो रहा है, संभल का खड़ा हो गया, ज्ञानवापी का खड़ा हो गया, मथुरा का खड़ा हो गया, और ये लगातार आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी तमाम प्रॉपर्टी वक्फ से निकाल दी जाएगी। और दूसरी बात ये है इसमें कि रजिस्ट्रेशन के लिए एक पेपर होते तो रजिस्टर्ड हो चुके होते तब तक वो, तो वो इस तरह से वो चीज़ भी हाथ से निकल जाएगी। ऐसी प्रॉपर्टी 8 लाख मस्जिदें हैं, जिसमें से 4 लाख मस्जिदें इसी कैटेगरी में आती हैं। तीसरी बात यह है कि सरकार, आप जानते हैं कि इसको मैनेज करने के लिए वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल दो इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है वक्फ एक्ट। अब इस कानून के जरिए से ये कहा गया, पहले वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जो लोग आते थे वो इलेक्ट होकर आते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हैसियत से, मेंबर ऑफ असेंबली के हैसियत से, गवर्नमेंट आपके इसके बार काउंसिल की वजह से या आपके एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, ब्यूरोक्रेसी से। अब वो इसको इलेक्शन को ख़त्म करके नॉमिनेशन कर दिया गया, यानी सरकार नॉमिनेट करेगी। तीसरी बात ये कि उसमें पहले ये था कि जो मेंबर होंगे वो एक्सक्लूसिवली मुसलमान होंगे। पहले उसमें ये प्रोविजन लाया गया कि 2 नॉन मुस्लिम रहेंगे
उसके अलावा ये बात कही गई है बाकी जो शर्त थी कि वो बाकी मुसलमान होंगे, वो शर्त भी हटा दी गई। तो ये कहना कि सिर्फ 2 नॉन मुस्लिम, हालांकि सरकारी वकील बार बार ये कह रहे थे अदालत में कि 2 का मतलब 2 ही रहेगा, लेकिन जब कानून में लिखा हुआ नहीं है तो फिर 2 कैसा रहेगा, तो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यही चीज़ डिस्क्रिमिनेटरी इसलिए है कि हिंदू एंडोमेंट में जाइए तो उसके लिए कंपलसरी है कि वो हिंदू होना चाहिए मेंबर। सिख एंडोमेंट में जाइए, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में नॉन सिख उसका मेंबर नहीं बन सकता, तो ये भी डिस्क्रिमिनेटरी है। तीसरी बात हम ये कहते हैं कि आर्टिकल 25 और 26 जो फंडामेंटल राइट है, जो हर धर्म के लोगों को आज़ादी देता है अपने धर्म पर चलने की और अपने धर्म के लिए इंस्टीट्यूशन बनाने की, उसको मैनेज करने की, उसको चलाने की, या सरकार वो भी मुसलमानों के हाथ से छीन रही है। तो बहरहाल ये जो सिचुएशन है, आप तफसील से वाकिफ़ होंगे इसमें पूरे बात से, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। तो इस पर आप जानते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक कैंपेन लॉन्च की है 10 अप्रैल से 7 जुलाई तक। तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जो वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करती है देश के अंदर, तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने भी फैसला किया था पहले ही कि हम एक वीक की कैंपेन चलाएंगे 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक। तो ये कैंपेन कल से शुरू हो रही है। इसके अलग अलग प्रोविजंस हैं, वो हमारी इस कैंपेन की कन्वीनर मैडम शीमा मोहसिन साहिबा, जो नेशनल सेक्रेटरी भी हैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की, और बेंगलोर की एक प्रोमिनेंट हस्ती है, और वहाँ के एक बड़े चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है यतीम खाना, जो अगेन वक्फ प्रॉपर्टी है, उसकी सेक्रेटरी हैं। तो वो आप सामने बात रखेंगे। हमारे सामने जो है हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर रईसुद्दीन साहब भी मौजूद हैं, जो बंगाल से आते हैं और जो अच्छे बड़े विद्वान हैं वहाँ के, और हमारे त्रिपाठी साहब भी साथ में है, रविशंकर त्रिपाठी साहब। आप जो है बस्ती से ताल्लुक़ रखते हैं, उसी जगह से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ से हमारे वक्फ जेपीसी के चेयरमैन साहब जहाँ से आते हैं, वही इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से आप भी बिलोंग करते हैं। तो ये लोग भी अपनी बात रखेंगे। तो मैंने सिर्फ ये बताया आपको कि ये वक्त का जो प्रोविजन लाया गया था, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, डिस्क्रिमिनेटरी है, और मुसलमानों की औकाफ को छीनने की एक कोशिश है। तो इसके खिलाफ हम पूरे देश में अभियान छेड़ रहे हैं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया किसी एक खास धर्म की पार्टी नहीं है, सब धर्मों के लोग इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन किसी भी इंजस्टिस के खिलाफ, चाहे किसी कम्युनिटी के खिलाफ हो रहा हो या किसी वर्ग के खिलाफ हो रहा है, हम लोग हमेशा खड़े होते हैं। इसी बुनियाद पर हमने ये फैसला किया है कि हम इसके खिलाफ पूरे देश में एक अभियान छेड़ेंगे।